तो सवाल ये उठता है कि क्या आत्मरक्षा में किसी की जान लेना जुर्म है? चलिए, आज न्याय, रहस्य और एक जबरदस्त मुकदमे की इस कहानी में हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे। ये कहानी हमें मिलवाती है जयशील नाम के एक योद्धा से, जिसकी जिंदगी शमशान घाट पर हुई एक अजीबो-गरीब घटना के बाद हमेशा हमेशा के लिए बदल जाती है। तो कहानी शुरू होती है अमरावती के एक योद्धा जयशील से, जो बेचारा काम की तलाश में इधर-उधर भटक रहा है, और तभी अचानक शहर के सिपाही उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। मतलब उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि उस पर कितना बड़ा इल्जाम लगने वाला है। वहां मौजूद हर कोई सन्न रह जाता है जब शमशान के रखवाले का बेटा सीधे सीधे जयशील पर उंगली उठाकर कहता है कि इसी ने मेरे पिता का सर काटा है। कितना दिल दहला देने वाला इल्जाम है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब एक और गवाह सामने आता है, एक सिद्ध साधक। और वो जो कहानी सुनाता है वो पहले दावे से बिल्कुल उल्टी है। यहीं से ये पूरा मामला एक गहरे रहस्य में उलझ जाता है। अब साधक का जो दावा है वो तो सच में होश उड़ा देने वाला है। वो कहता है कि जयशील ने किसी इंसान को मारा ही नहीं, बल्कि काल नाम की एक अलौकिक शक्ति को खत्म किया है। एक ऐसी शक्ति जिसने एक मुर्दे के जिस्म पर कब्जा कर लिया था। तो यहीं पर कहानी का असली संघर्ष सामने आता है। क्या ये एक बेरहमी से की गई हत्या थी, या फिर किसी की जान बचाने वाला एक बहादुरी का काम? इन दोनों दावों के बीच अब जयशील खुद अपनी बात रखता है। उसका तर्क एकदम सीधा और साफ है। मैंने जो भी किया वो अपनी जान बचाने के लिए किया। अब मामला इतना ज्यादा उलझ गया है कि शहर का रक्षक तीनों को लेकर सीधे राजा के मंत्री के पास पहुंच जाता है। फैसला अब उन्हीं के हाथ में है। मंत्री जी हर पहलू को बहुत ध्यान से तौलते हैं। वो साधक की अलौकिक वाली बात को एकदम से खारिज नहीं करते, लेकिन उनका ध्यान जयशील के आखिरी काम पर है कि उसने एक चलती फिरती चीज को खत्म किया है। वो एक ऐसे फैसले पर पहुंचते हैं जिससे लगता है कि बस अब जयशील का मुकद्दर तय हो गया। लेकिन फिर वो एक पल के लिए रुक जाते हैं, और उनका वो एक शब्द परंतु पूरी बाजी पलट देता है। जयशील इस मौके को हाथ से जाने नहीं देता। वो फौरन अपनी दलील पेश करता है कि अपनी जान बचाने के लिए दुश्मन को मारना अपराध कैसे हो सकता है। ये एक ऐसा सवाल था जिसे मंत्री भी नजरअंदाज नहीं कर सकते थे। देखिए, ये केस अब मंत्री के लिए भी सिरदर्द बन चुका है, तो वो इसे सीधे राजा कनकाक्ष के दरबार में ले जाते हैं। और बस यहीं से जयशील की किस्मत एक ऐसा मोड़ लेती है जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। मंत्री एक बहुत ही अनोखा सुझाव देते हैं। वो कहते हैं कि जयशील, जिसके पास इतनी हिम्मत और एक चमत्कारी तलवार है, वो लापता युवराज और युवरानी को खोजने के मिशन के लिए सबसे सही इंसान है। लेकिन कहानी में एक और मोड़ आता है। दरबार में मौजूद सेनापति का बेटा मंगल वर्मा बीच में कूद पड़ता है। वो जयशील के खानदान पर सवाल उठाता है। कहता है कि भाई, ये तो एक मामूली इंसान है, ये आधे राज्य के इनाम का हकदार कैसे हो सकता है? तो अब मुद्दा जयशील का जुर्म नहीं रहा, बल्कि उसकी मशहूर तलवार की शक्ति का बन गया है। इस बहस को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए राजा एक ऐसे इम्तिहान के लिए तैयार हो जाते हैं जो जितना खतरनाक है उतना ही अनोखा भी। ये एक आखिरी परीक्षा है जो न सिर्फ तलवार की अलौकिक ताकत को साबित करेगी, बल्कि मंगल वर्मा की जिंदगी और मौत का भी फैसला कर देगी। कमाल की बात यह है कि बिना एक सेकंड भी हिचकिचाए जयशील अपनी तलवार मंगल वर्मा को देने के लिए राजी हो जाता है। ये दिखाता है कि उसे अपने हथियार पर कितना अटूट भरोसा है। अखाड़े में एकदम सन्नाटा पसर जाता है। पिंजरे के दरवाजे खुलते हैं और दो खूंखार बाघ दहाड़ते हुए सीधे मंगल वर्मा की तरफ लपकते हैं। माना कि मंगल वर्मा तलवारबाजी और तीरंदाजी का माहिर खिलाड़ी है, लेकिन ये कोई मामूली मुकाबला नहीं है। ये तो जिंदगी और मौत का खेल है। जैसे ही वो बाघ गरजते हुए उसके करीब आते हैं, उसकी सारी ट्रेनिंग, सारा हुनर डर के मारे हवा हो जाता है। वो कांपने लगता है। तो आप सोचिए, सब कुछ दांव पर लगा है। मंगल वर्मा की जान, उस तलवार की इज्जत और जयशील का अपना भविष्य। सबसे बड़ा सवाल अब यही है कि जब किसी और की जिंदगी उसकी ताकत पर टिकी हो, तो जयशील की वो चमत्कारी तलवार क्या करेगी?